कि जेपीएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है थोड़ा लेट होता है। सिर्फ जेपीएससी देखिए 2016 में भरा था मैं फॉर्म और जाके 2020 में क्लियर हुआ। हम लोग को बहुत ज़्यादा कर्ज में चले गए, तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, तो मैंने वो टैक्सी चलाना शुरू किया सर। बाकायदा मेंस भी मैं दिया लेकिन वहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जेपीएससी का मैंने 2000 से जेपीएससी दे रहा हूँ। इंटरव्यू दिया था 2000 में कि मैं भी बनूं, बट ऐसा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं था कि मैं इस फील्ड में ही जाऊं। कॉस्ट भी बहुत कम सैलरी मिलती थी, तो मुझे लगा कि मैं खुद के ऊपर करूं इतना, तो हो सकता है मैं बहुत बेटर कर सकूं। क्योंकि जिसमें करीब 10 सीटें थे उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया, और अभी ये जो हमारा 11 to 13 इंटरव्यू है, मतलब इसमें मैं सेलेक्ट हुआ 164 रैंक, और आज मैं डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हुआ हूँ। सिविल सर्विसेज का सपना देखना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसे पूरा कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इस सपने को पूरा करने में जो परेशानियां होती है, जो समस्याएं सामने आती है, अगर जो इस परेशानियों से अगर जूझ करके आगे बढ़ जाता है तो उसे जो है मंजिल मिल जाती है, और जो बीच में ही घबरा जाता है उसे कहीं ना कहीं अपने मंजिल से भटकना पड़ जाता है। हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हजारीबाग के पदमा के रहने वाले हैं सतीश कुमार मेहता हैं, जिन्होंने जेपीएससी में 164वीं रैंक ला करके अपने घर परिवार और साथ ही गए तो अपने जिला का भी नाम रोशन किया है। सतीश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। कैसे आपने देखा ये सपना? क्योंकि सिविल सर्विसेज, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एक जो सपना तो लोग देख लेते हैं, लेकिन परेशानियां बीच में जैसे ही आती है लोग कहीं पीछे भी हट जाते हैं, कोई इसको पूरा भी कर लेता है। आपने कैसे पूरा किया? सर क्या हो कि शुरू में मैंने ऐसा कोई सपना देखा नहीं था सर। मुझे 10th तक और 12th तक तो मुझे ये सब कुछ आइडिया नहीं था कि क्या बनना। हाँ, लेकिन गांव घर से लोग बने थे तो मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा पोस्ट है, उसके नाम हो रहे हैं, तो मुझे भी इच्छा करता था कि मैं भी बनूं, बट ऐसा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं था कि मैं इस फील्ड में ही जाऊँ। तो फिर मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा, पिताजी हमारे अमीन थे, अभी रिटायर कर गए, तो हमने कोलीबीरा से, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट पर था, वहाँ से किया। फिर उसके बाद फिर मैंने 12th मारवाड़ी कॉलेज रांची से किया हूँ, और फिर बीटेक मैंने RIT कोडरमा में वहाँ से बीटेक किया। उसके बाद फिर मैंने 2 साल वो चला गया मैं जॉब में। फिर जॉब करने के बाद वहाँ पे सर्विस इंजीनियर के रूप में हाइड्रोलिक फील्ड में काम किया। वहाँ पे मेरे अंडर करीब नहीं भी तो 50 से 100 वर्कर रहते थे, तो मैं बहुत अच्छे से काम करता था। और मतलब मैं इतना अच्छे से करता था कि मेरे से जो भी बॉस वगैरह थे बहुत खुश थे। और जब लेकिन मुझे क्या लगा वहाँ पे कि मैं वहाँ पे 14-15 घंटा 12 घंटा वर्क करता था, तब उसमें और कॉस्ट भी बहुत कम सैलरी मिलती थी, तो मुझे लगा कि मैं खुद के ऊपर करूं इतना, तो हो सकता है मैं बहुत बेटर कर सकूं। क्योंकि मैंने देखा कि मेरा मैनेजमेंट अच्छा है, मैं वर्कर को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा हूं, और मेरा फीडबैक भी, जिस कंपनी में जाके वर्क करता था उस कंपनी का भी फीडबैक बहुत अच्छा आता था कि जो भी हो इसी लड़के को भेजना, ये बहुत अच्छे से निकाल देता है, वर्क कर देता। तो फिर मुझे लगा कि मैं यूपीएससी का करूं, तो यूपीएससी का करने मैंने दिल्ली चला गया। फिर दिल्ली जाने के बाद फिर वहाँ यूपीएससी का प्रिपरेशन किया। बाकायदा मेंस भी मैं दिया लेकिन वहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जेपीएससी का मैंने 2000 से जेपीएससी दे रहा हूँ। इंटरव्यू दिया था 2000 में 6 जेपीएससी का, फिर 7 to 10 जेपीएससी का भी दिया। उसके बैकलॉग का एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें करीब 10 सीटें थे, उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया। और अभी ये जो हमारा 11 to 13 इंटरव्यू है, मतलब इसमें मैं सेलेक्ट हुआ 164 रैंक, और आज मैं डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हुआ हूँ। सतीश जी, सबसे अहम बात यह है कि लोग काम करते हुए पढ़ाई कैसे कर पा लेते हैं, क्योंकि आपने भी काम भी, उसका भी प्रेशर झेला है, और उसके बाद पढ़ाई भी, दोनों कैसे मैनेज करते थे आप? सर देखिए, हर किसी का घर में चाहे कोई भी हो, उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ा ख़राब होता है। तो एक टाइम क्या हुआ था कि जब मैं 10th में था तो किसी कारण से मेरे घर की आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई थी, तो हम लोगों को दिक्कत हो रहा था क्योंकि पापा का सैलरी कम था, किसी कारण से उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, तो हम लोग का बहुत कम सैलरी मिलती थी पिताजी को। तो और हम लोग का काम बढ़ गया था, जैसे छोटा भाई डीएवी में पढ़ना, फिर एक बाइक ले लिए थे, फिर गाड़ी वगैरह, मतलब कि सिस्टर का शादी हुई, भैया का शादी हुई, तो जिसके कारण हम लोग को बहुत ज़्यादा कर्ज में चले गए। तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, तो मैंने वो टैक्सी चलाना शुरू किया सर।
टैक्सी चलाना शुरू किया। फिर जब टैक्सी चलाया तो फिर टैक्सी चलाते हुए जब मैं 11th क्लास में था तो उसी समय मैंने शुरू कर दिया। फिर जब 11th 12th में टैक्सी चला, फिर मुझे लगा कि मेरे दोस्त लोग आगे निकल रहे हैं, क्योंकि लोग सारे लोग बहुत सारे लोग मेडिकल में चले गए, फिर बीटेक भी किए, तो मुझे लगा मैं पिछड़ जाऊंगा। और इसी संदर्भ में यह भी था कि जब मैं टैक्सी चलाता था, ड्राइवरी करता था, तो सर रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, बहुत गंदे टाइप से लोग बिहेव करते थे। जबकि मैं सोचता था कि यार मेरी में उसमें क्या, मेरी स्थिति खराब है तभी तो, आप चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर जब आप ड्राइवरी कीजिएगा तो आपका ये अलग टाइप से सोसाइटी करती है। तो और इसके अलावा मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने दोस्तों से बोला कि यार मुझे भी बीटेक करना है, ये मेरा भी कुछ करो ये। तो फिर उन लोगों ने आइडिया दिया, गाइड किया, तो फिर मैंने एडमिशन किया। उसके बाद फिर मैं उस दौरान भी मैंने गाड़ी चलाई, क्योंकि सर एडमिशन लेने के बाद खर्चा भी चाहिए, फीस चाहिए। तो फिर वहाँ पे भी मैं सैटरडे संडे को ट्रैवल एजेंसी होती है, उन लोगों से मैंने बात किया कि अगर किसी भी तरह का हो आपको ड्राइवर की ज़रूरत, शादी ब्याह या फिर कहीं पे भी किसी को छोड़ना हो, पोस्टिंग में ये हो, तो मैंने बोला कि आप मुझे बुला सकते हैं, समझे, कभी भी बुला सकते, मैं आ जाऊंगा छोड़ के क्लास। और मैंने ऐसा किया भी। फिर उसके बाद फिर और मेरा एक दोस्त है, उसने भी मुझे आर्थिक रूप से हेल्प किया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब कहने का अर्थ है कि सर अगर आप चाहते हैं तो आपको भगवान जो ऊपर वाले जो मानते हैं, बिलीव करते हैं, उसके लिए कोई ना कोई आपके पास भेज देगा। तो फिर मैं जब वहाँ से किया, फिर भी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी, तो फिर मैंने सर जॉब पकड़ा। फिर जॉब पकड़ने के बाद सर घर की स्थिति थोड़ी सी सुधार हुई, पापा भी रिटायर कर गए तो कुछ पैसे मिले रिटायरमेंट में, वो पैसे से कर्जा वगैरह टूटा। उसके बाद सर मुझे लगा, फिर भैया और भाभी से परमिशन लिए, क्योंकि पापा तो थोड़ा एजेड हो गए, तो वो लोग बोले कि ठीक है आपको 5 साल देते हैं, आप कीजिए आपको। तो फिर मैं गया सर, 5 साल दिए, नहीं हो पाया यूपीएससी। फिर मैंने जेपीएससी का, आप तो देख ही रहे कि जेपीएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है थोड़ा लेट होता है। सिर्फ जेपीएससी देखिए सर 2016 में भरा था मैं फॉर्म, और जाके 2020 में क्लियर हुआ, तो वहाँ उतना टाइम लग गया। तो फिर उसका मैंने इंटरव्यू दिया 6 जेपीएससी का, नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर उसका 7 to 10th का भी दिया, उसमें भी नहीं हुआ। फिर उसका बैकलॉग का हुआ, उसमें भी नहीं हुआ। फिर अभी फाइनली इसमें हो गया सर। तो सतीश जी, एक समय होता है जब आप लगातार प्रयास कर रहे हैं फिर भी सफलताएं नहीं मिलती है। लोग, कई ऐसे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं टूट जाते हैं, कई डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कोई कुछ गलत कदम उठाने को लेकर के भी अग्रसर हो जाता है। अब ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा, क्या संदेश देंगे ऐसे लोगों को? देखिए सर, हमारे साथ भी बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम सीधे यार बन गए, हमें भी बहुत है। अभी तक मुझे लगता था सर, जब तक रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले लग रहा था कि जैसे कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मेरा एज फैक्टर भी सर, मैं मतलब विवाह भी नहीं हुआ, सोसाइटी का भी कहना है कि इसका ना ही शादी हो रहा है, बूढ़े हो रहे हैं, ये तो जो लोग बोलते हैं, और मतलब अपना सब सोच बता रहे थे, इसका नहीं होगा, कि सिर्फ पढ़ते रहेगा, पढ़ते पढ़ते बुढ़ा जाएगा, जो कहने का लाइन है। फिर इसी तरह की बातें करने लगा, और फिर लगता था कि मुझे भी सर लगता था कि मेरा भी नहीं होगा क्या, मैं मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस खो देता था। लेकिन जब घर वाले विश्वास देते थे कि नहीं, जब तुम इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो, बार बार तुम अगर प्री फेल हो जाता या फिर मेंस तक नहीं पहुंचता, मेंस लिख के इंटरव्यू नहीं देता, तो घर वाले बोलते थे ठीक है, हो सकता है तुम्हारे अंदर ना हो, सबका IQ एक लेवल का नहीं होता है, हो सकता। लेकिन जब मैं इंटरव्यू तक पहुँच रहा हूँ तो इससे क्या होता है सर कि मैं भी नहीं बाहर निकल सकता हूँ उससे, ना घर वाले छोड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक हथौड़ा लग के टूट सकता है, क्रैक हो सकता है। इसीलिए मैं लगा रहा। लेकिन कुछ दोस्त हैं, उन लोगों ने भी मोटिवेट किए कि देखो अगर मैं भी कमा रहा हूँ, मतलब मेरे साथ के लोग हैं मेरे, तो उन्होंने बोला कि देखो मैं भी कमा रहा हूँ, मैं क्या कमा के कर लिया 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में 5 लाख जमा किया हूँ, क्या फ़ायदा। लेकिन जिस दिन आप बनोगे, जिस दिन करोगे, सारी चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो सर ऐसा नहीं है कि हम भी बराबर डिमोटिवेट हो जाता था, कभी कभी ऐसा लगता था मैं जॉब छोड़ के बेकार कर दिया, मेरा डिसीजन गलत नहीं हुआ, मतलब अंदर से टूट जाते हैं लोग सर। लेकिन अगर घर वाले अगर आपका स्ट्रांग है और आप अपने किसी भी तरह से, तो आपको मैं बता दूं कि फिर उसका निकलना तय। अगर आप जुनून से वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और घर वाले आपका सपोर्ट है, तो आपको मैं निश्चित बता रहा हूँ कि आज नहीं तो कल उसका हो जाएगा। उन लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप पढ़िए, अब जो भी एग्जाम आता है उसको एग्जाम दीजिए, आप बिलीव कीजिए जब मेरा हो सकता है तो आपका भी होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं ड्राइवर से उठ के आया हूँ, कोई और मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है सर, ना मेरा राजनीति है, ना कोई मेरा कोई अधिकारी है, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं खुद से पढ़ा, खुद से मतलब कि गिरा, संभला, गिरा, फिर गलती कर रहा हूँ उसमें सुधार कर रहा हूँ। इस तरह करते करते सर मेरा बहुत टाइम लग गया। अगर मेरे को कोई गाइड करने वाला होता तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी आज यूपीएससी क्रैक कर लिया होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सतीश जी,
पढ़ाई बहुत फैक्टर रखता है कि किसी भी चीज़ में अगर देखा जाए तो एक शेड्यूल बनाया जाता है कि इतने घंटे का शेड्यूल से अगर पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ये करेंगे तो हमारा यूपीएससी निकल सकता है, इतना घंटा पढ़ेंगे तो जेपीएससी निकल सकता है। तो आपने वो शेड्यूल कैसे तैयार किया और कितने घंटे का किया? सर देखिए, इस क्वेश्चन का यही जवाब हो सकता है कि सबका अपना अपना शेड्यूल होता है सर। कोई रात में जगता है, कोई सुबह में, कोई शाम में, अपना अपना टाइमिंग होता है। इसमें किसी का मैं ये नहीं बता सकता कि किस टाइम पढ़े। हाँ, लेकिन मेरा अगर आप पूछिएगा तो मैं सर जो भी मुझे जानते हैं उनको सभी पता है कि सर कि मैं सुबह 4 से 5 बजे उठता था सर, और उसके बाद लाइब्रेरी चला जाता था मैं यहाँ पे, और फिर लाइब्रेरी में 9 बजे तक पढ़ता था, 9 से 9:30 10 तक। फिर उसके बाद मैं वो कुछ नाश्ता वगैरह कर लेता था, फिर उसके बाद रेस्ट करता था, फिर मैं 2 से 3 के बीच में फिर पुनः लाइब्रेरी आता था। उसके बाद फिर 9 बजे तक पढ़ता था सर। उसके बाद फिर 9 से 10 11 अपना किए, फिर सो गए। फिर यही रूटीन मेरा चलता था। लगभग समझिए सर एवरेज मेरा 10 से 12 रहता था। अच्छा, आपने सपना देखा होगा कि जब मेरी नौकरी हो जाएगी, यानी कि जब मैं किसी मतलब राज्य में बड़े पदाधिकारी के तौर पे सिलेक्शन जब मेरी हो जाएगी तो हम ये चीज़ करेंगे, एक सपना होता है। आपने क्या देखा था ऐसा? सर मैंने ये देखा था कि अगर मैं बनता हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे यही लगा था कि जितने लोगों की कमियां हैं, जैसे कि कोई भी योजनाएं आ रही है तो क्यों नहीं उसे मिल रहा है। गांव में अब देखिएगा सर कि बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है, बहुत सारी योजना गांव वाले लोगों के लिए, शहर वाले लोगों के लिए, गरीबों के लिए, संवेदनशील वर्गों के लिए, समझे। तो वो सारी चीज़ मैं देखता था कि सर कि इन लोग तक पहुंचना चाहिए। मान लीजिए सपोर्ट डेट की फसल बीमा योजना है, हमारा फसल खराब हो गया तो फिर ये हमारे साथ खुद हुआ है सर कि फसल बीमा में फसल खराब हो गया, जब बीमा लेने गए तो सर हटा दिया। ये तो गलत है ना। तो मुझे ये सब चीज़ जब दिखता था तो मुझे लगता था कि मैं इस फील्ड में करना चाहता हूँ कि नहीं, जिसका जो है उसका ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा के साथ, बिन भेदभाव रहित, गैर तरफदारी करते हुए मैं समर्पण भाव से इस फील्ड में करने का मेरा शुरू से इच्छा था। और मुझे लग रहा है कि मुझे भगवान ने और ऊपर वाले ने दिया, और मैं निश्चित रूप से बिना भेदभाव किए मैं सबकी सेवा करूँगा। 164वीं रैंक आई है, कहाँ सेवा देंगे और कैसे सेवा, मतलब होता है ना कि आदमी विचार करके रखता है, मन में प्लानिंग करके रखता है कि बनेंगे तो सबसे पहले हमारा यह काम होगा। सर देखिए, अभी तो हम लोग ट्रेनिंग में जाएंगे और 164 में डिप्टी कलेक्टर का पद मिलता है। यहाँ पे तो सर वीडियो बनाया जाएगा, तो वीडियो एक ब्लॉक संभालना रहता है। ब्लॉक में जानते हैं कि लगभग 20 गांव होते हैं, पंचायत होते हैं, उसके अंदर करीब 100-150 गांव होते हैं। तो इन लोगों का जो भी है काम करना वीडियो का काम है। और यही नहीं सर, कोई भी योजनाएँ हो बिना वीडियो या ब्लॉक के बिना नहीं होता है काम। तो और मुझे यही पद अभी मिला हुआ है, तो मुझे जब तक मैं इस पद पर रहूँगा या कार्य करूँगा, उस समय मैं पूरी तरह से जो भी आएगा चीज़ें हमारे अंदर, मैं वो सारी चीज़ें करूँगा सर। तो हमारे साथ सतीश कुमार मेहता थे, जो कि हजारीबाग के पद्मा के रहने वाले हैं। और साथ ही कहते हैं ना कि जब आप तैयारी कर रहे हो, आप कितने भी मेहनत कर रहे हो, 7-8 घंटा 9 घंटा, लेकिन जब तक सफलता नहीं मिलती है, समाज में आपको ताने मिलेंगे कि पता नहीं बाहर जाकर के क्या कर रहा होगा, क्यों नहीं सफलता मिल रही है। यही वजह होगा कि बाहर में घूम रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। लेकिन जो परेशानी होती है उन तमाम लोगों को जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और बाद में हर सामाजिक ऐसे जो बहुत होते हैं ऐसे कि निगेटिव लोग माइंडेड के जो लोग होते हैं वो उन्हें ताने मारते हैं, लेकिन जब वही लड़का जब सफलता चूम लेता है, जब उसको सफलता मिल जाती है, तो इन तमाम लोगों के ऊपर एक कह सकते हैं कि बड़ा जो है प्रहार होता है। अब ऐसे ही सतीश ने अपनी जर्नी बताई कि कैसे ऑटो ड्राइवर से लेकर के अब वीडियो बन करके दूसरे जगह सेवा देंगे, झारखंड में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बना रहिए। मुझे और हमारे सहयोग के इजाज़त दीजिए। नमस्कार।